पाकिस्तान का जो जुडिशरी सिस्टम है वो एक कॉपी पेस्ट सिस्टम है जो ब्रिटिश राज का था। क्या जुडिशली कॉन्स्टिट्यूशन वाइज क्या अकाउंटेबिलिटी इन लोगों की होती है? दो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, एक को रिमूव किया, एक ने रिजाइन किया। पाकिस्तान जो है वो जंगल का कानून ही है। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का कोई कानून नहीं है। एक सुप्रीम कोर्ट ओवरथ्रो कर सकता है प्राइम मिनिस्टर को? ब्लैंकेटली जेनेरिक स्टेटमेंट तो हम नहीं दे सकते, मगर डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट तो बैठी है एज ए वॉच डॉग अगेंस्ट ऑल इलीगल एक्टिविटीज। कानून सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए है, गरीबों के लिए कोई कानून नहीं होता। जो खुदाई फौजदार होते हैं ना, इस तरह के जो कहते हैं हम सिर्फ बातें करते हैं और जिनका प्रैक्टिकल से कोई ताल्लुक नहीं होता, प्रैक्टिस से कोई ताल्लुक नहीं होता, सिर्फ जो है ना ईरानी और पुरानी बातें करते हैं, आफाकी बातें करते हैं, ये उस तरह की किसी अवाम वीआईपी ये वो, और वो आदमी सबसे पहले वीआईपी बनना चाहेगा। करंट जो मौजूदा मेयर हैं, आप उनसे सेटिस्फाइड हैं? आप फेडरल एरिया जाओ तो कचरे के ढेर पड़े हुए होते हैं, रोडें टूटी हुई हैं, गड्ढे बने हुए हैं, पानी पड़ा हुआ होता है, पानी वो तो गार्डन सारे बंजर पड़े हुए हैं। अच्छा, तरीके इंसाफ में से भी आप थोड़े से मुंसलिक रहे थे, तो उन लोगों को क्या आप एडवाइस दें? एंटी पाकिस्तान या एंटी स्टेट या इस तरह का जो हर वक्त जो है ना का जो पागलपन है, एजुटेशन और वो करना, वो मुनासिब नहीं है। जनरल यह है कि बाद जो वर्स्ट परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है वो पीसीआई की इमाम खान के साथ। आज मैं मौजूद हूं डॉक्टर शहाब इमाम साहब के ऑफिस में। आज नाज़रीन हम बात करेंगे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि क्या अकाउंटेबिलिटी होती है जस्टिस सिस्टम को, यानी कि जजेस को। ये बात करेंगे कि जाने देंगे, ये बात करेंगे कि क्या लॉ इज इक्वल फॉर एवरीवन, यानी कि कोई गरीब बंदा है क्या उसके लिए भी उतना ही लॉ इक्वल है जितना अमीर लोगों को लॉ इक्वल फराम होता है, जस्टिस फराम होता है। कुछ एडवाइसेस ये भी लेंगे क्योंकि ये इनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी रहा है, तो कुछ एडवाइसेस इनसे लेंगे, पीपल्स पार्टी के हवाले से, मेयर के हवाले से, एमकेएम के हवाले से, तहरीक इंसाफ के हवाले से और बहुत कुछ। चले आए, बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड में नजर आ रही है। चले आए, मिलते हैं डॉक्टर शहाब इमाम साहब से। डॉक्टर शहाब इमाम साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। डॉक्टर साहब, क्या ये कहना गलत है कि पाकिस्तान का जो जुडिशरी सिस्टम है वो एक कॉपी पेस्ट सिस्टम है जो ब्रिटिश राज का था? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है वो, बल्कि इनफैक्ट जो सिस्टम था मुग़लों का, उसमें उन्होंने उसको इम्प्रूव किया। अच्छा। जैसे रेवेन्यू, जितना भी रेवेन्यू सिस्टम था, दीवानी सिस्टम कहलाता था, वो सारा मुग़लों के दौर का शेरशाह सूरी ने उसको डेवलप किया था। अच्छा। और उसको आके उन लोगों ने सिर्फ ये किया था कि फ़ारसी से अंग्रेज़ी में उसको कन्वर्ट कर दिया और फिर अपने एक्ट दे दिए। और वो कोतवाल होता था उस वक्त शहर का, जिसको आप पुलिस वाला SHO आप कहते हैं या SP कहते हैं। तो ये सारे जो मनसबदार होते थे और मुख्तलिफ जो पोस्टें थी, फाइनेंस मिनिस्टर होता था, ये सारा मुग़लों के दौर का था। उन्होंने आके ये जो हमारा आज का सिस्टम है, ये आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा उसका इम्प्रूव्ड वर्जन है। और अंग्रेज़ों ने आके उसको कुछ अपना जो है, जैसे जैपनीज़ पाकिस्तान में जो खाने बनते हैं तो उसमें थोड़ा सा हम अपने हिसाब से उसके मसालों को चेंज कर देते हैं। तो लोकल ज़रूरियात के हिसाब से उन्होंने इसको इम्प्रूव किया था। और ज़ाहिर है फिर उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ जो PPC एक्ट है वो उन्होंने वहाँ से इंपोर्ट करके हमें दिया, मगर वो एकोमोडेट किया उसने जो लोकल ज़रूरियात थी उनके हिसाब से वो बना। CRPC उसी हिसाब से बना और उसी हिसाब से और बहुत सारी चीज़ें जो पाकिस्तान या हिंदुस्तान के बैकग्राउंड में जो था उसके हिसाब से उन्होंने उसको इम्प्रूव करके इम्प्रूव्ड वर्जन दिया।
ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते कि ये कॉपी पेस्ट है और पूरा का पूरा वहाँ का है। ठीक है। अच्छा, अगर आज इस वक्त सब कॉन्स्टिट्यूशनल वाइज जो है वो चलने शुरू हो जाए पूरा पाकिस्तान, तो आपको क्या बेहतर लगेगा पाकिस्तान या आपको खौफनाक लगेगा पाकिस्तान? पाकिस्तान तो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही चल रहा है। जब से पहले तो देखें 1956 में एक आइन आया था, उसके बाद फिर 62 में आया, फिर जो मौजूदा आइन है 1973 में आया, और वो एक इलेक्टेड पार्लियामेंट ने वो आइन इस मुल्क को दिया, और उसमें ज़ाहिर फिर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं कि इट इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये वक्त के साथ साथ चेंज होता है। अच्छा। ठीक है, वक्त की ज़रूरियात के हिसाब से आप उसमें अमेंडमेंट्स लाते हैं। ठीक है। कुछ अमेंडमेंट्स इसमें ऐसी हैं जो 2/3 मेजॉरिटी के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, और उसके हिसाब से फिर चीज़ें, जैसे 18th अमेंडमेंट आई थी और उसमें बहुत सारी चीज़ें आई। उसके बाद अभी मतलब इसमें टोटल अब तक 26, जब से ये आइन आया है तकरीबन समझे 55 ईयर्स हो गए, तो इसमें 26 अमेंडमेंट्स आई हैं। तो वो वक्त के हिसाब से जो हालात के ज़रूरियत होती है उसके हिसाब से उसको चेंज करते हुए जाते हैं। ठीक है, तो यानी और वो मेजॉरिटी के 2/3 मेजॉरिटी से होता है, और ऐसा नहीं है कि कोई अपनी ख्वाहिश के हिसाब से उसको अमेंड कर दे। तो वो आपको जो है वो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है अवामी नुमाइंदों की, जिनको अवाम ने इलेक्ट करके पार्लियामेंट में और सेनेट में भेजा होता है। अच्छा भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर हर बंदा रिपोर्ट करे कोई भी उसके खिलाफ कोई चीज़ हुई या वो खिलाफ करना चाहता है कोई भी चीज़, अगर रिपोर्ट कर रहा है इस वक्त, क्योंकि इस वक्त तो ऑब्वियसली रिपोर्ट इतना तो नहीं कर रहे होंगे जितने हो रहे होंगे, क्राइम्स हो या कोई भी चीज़ हो, तो क्या आपको लगता है फिर पाकिस्तान जो है वो एक उसका अलग फेस दिखेगा, मतलब पॉजिटिव फेस दिखेगा या नेगेटिव फेस दिखेगा? मैं ये कहना चाह रहा हूँ। नहीं, ये मेरे हिसाब से तो इस सवाल का कोई राइम और रिदम नहीं है। अच्छा, ठीक है, मतलब आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं और आपको क्या जवाब चाहिए? क्राइम रिपोर्ट कर, क्राइम इज़ समथिंग एल्स। क्राइम होता है आपने चोरी की, आपने डाका डाला, आपने कत्ल किया, किसी की प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा कर लिया, किसी की इज्जत को ख़राब किया, कि अगवा कर लिया, ये क्राइम है। ठीक है, ये डे टू डे चीज़ें हैं। क्राइम सोसाइटी में होता है, अज़ल से है, अबद तक रहेगा, ऑन गोइंग है। उसके लिए रूल ऑफ लॉ आपको चाहिए। रूल ऑफ लॉ के लिए आपको जो आपके अकाउंटेबिलिटी के इदारे हैं, जैसे पुलिस है, आपका जो है अदालतें हैं, वो मजबूत होनी चाहिए, और जो क्रिमिनल्स हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए। ठीक है, ये तो हार्ड कोर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की जो आपका सवाल है वो उस पर रिलेट करता है। तो वो तो पूरी दुनिया में कहीं भी इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि आप किसी की घर में चोरी नहीं कर सकते, किसी की गाड़ी नहीं छीन सकते, आप किसी की जायदाद पे कब्जा नहीं कर सकते, किसी को कत्ल नहीं कर सकते, किसी को अगवा नहीं कर सकते, डाका नहीं डाल सकते। तो ये तो सोसाइटी का पार्ट है, शुरू से है। और अगर आप शरीयत में जाएं तो उस वहाँ पे तो ज़्यादा सीवियर पनिशमेंट है। बिल्कुल। चोरी की कि हाथ कटेगा, या झूठ बोलेंगे तो आपको जो उसमें सजाएं दी गई हैं तो वो ज़्यादा टफ हैं सोसाइटी को कंट्रोल में रखने के लिए, चूँकि ह्यूमन बाय नेचर जो है वो थोड़ा सा इंक्लाइन हो जाता है इस तरफ। तो उनको बैलेंस में और चेक में रखने के लिए जो है वो चीज़ें दी गई हैं। अब हमारे दीन में भी इसी तरह से है। सज़ा और जज़ा का जो कंसेप्ट है वो एन इस्लामिक नज़रिए से है। और फिर जो चीज़ें कुरान में बहुत ज़्यादा सिर्फ रेफरेंस दिया गया तो उसको फिर सुन्नत ने एक्सप्लेन किया है, चूँकि जो देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ शरिया, 2 एब्सोलूट हैं और 2 जो है डेरिवेटिव है। एब्सोलूट है इस कुरान एंड सुन्ना, डेरिवेटिव है इज्तिहाद, इजमान, क़यास। तो जो कुरान और सुन्नत के बाद उसके बाद फिर मुज्तहिद उसको एक्सप्लेन करते हैं और बताते हैं कि किस तरह से आपको अगर कोई इनकाउंटर आता है, कोई मसला है जिसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो वहाँ पे भी सज़ा और जज़ा जो है वो तो हमारे ईमान का एक हिस्सा है। तो इसी तरह से अगर आप फिर ये इस तरफ आ जाएं, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के तहत जो नाफिजुल अमल कानून है, उस कानून को अगर आप देखें तो वहाँ पे भी सज़ा जज़ा है। तो सज़ा और जज़ा तो इंटरनेशनल पूरी दुनिया में है। तो ये सोसाइटी जहाँ पे लाकानूनियत होती है फिर उसको तो जंगल का कानून होता ही है। और मेरे हिसाब से
दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे जंगल का कानून हो। हर जगह पे एक कायदा कानून है और एक निज़ाम के साथ सिस्टम चल रहा है। अच्छा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी बोल रहे होते हैं ना, जैसे फेसबुक पे जो कमेंटर्स होते हैं, कीबोर्ड ट्रोलर्स होते हैं, वो लोग ये भी बोल रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो जंगल का कानून ही है, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का कोई कानून नहीं है, तो उन लोगों को क्या कहना नहीं, चाहिए? ऐसा नहीं है, वो तो बिल्कुल गलत मिसगाइडेड लोग हैं। जंगल का कानून बिल्कुल नहीं है। आप के साथ आज कोई ज्यादती होती है, अभी होती है, फ़र्ज़ करें कि मैं आपके साथ कोई बदतमीज़ी करता हूँ और आपको थप्पड़ लगा देता हूँ या आपको धक्के मार के निकाल देता हूँ या ज़बरदस्ती जो है वो आपकी गाड़ी छीन लेता हूँ, तो क्या आप थाने जाके मेरे खिलाफ FIR नहीं करा सकते? क्या FIR नहीं होगी? क्या पुलिस नहीं आएगी इधर? आएगी, बिल्कुल आएगी। तो फिर कैसे जंगल का कानून है? ठीक है। एक्शन होगा ना। हाँ। दो पड़ोसी लड़ते हैं या दो, जैसे हमारे मेरा ऑफिस है, बराबर वाला ऑफिस है, हमारी किसी बात पे नोक झलक होती है, तो कौन आता है? 15 को कॉल करते हैं ना, 15 पुलिस आती है ना। तो जब पुलिस आ गई तो जंगल का कानून तो नहीं है। जंगल का कानून नहीं है कि मैं एक हूँ और मारे जा रहा हूँ उसको, या मुझे वो दूसरा आदमी आके मार रहा है और मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं है। ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं होता तो अदालत में आप जाके कहते हैं कि भाई पुलिस मेरी FIR नहीं कर रही, तो अदालत ऑर्डर कर देती है कि पुलिस को कि आप इनकी FIR करें और देखें कि क्या है और इन्वेस्टिगेट करें कि क्या ये सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। तो ये तो फारिग बच्चे हैं जो इस तरह से बैठ के कर रहे होते हैं। ठीक है। हम भी बच्चे थे, हम भी लड़के रहे, हमारे पास तो कभी कोई टाइम नहीं रहा इस तरह की फिजूल चीज़ों का कि जाके जो है वो ट्रोलिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो सब बकवास। मतलब खाली दिमाग जो है ना वो शैतान का दिमाग होता है। यानी कि अकाउंटेबिलिटी और सारी चीज़ें तो मौजूद हैं, हर चीज़ मौजूद है। ठीक है। अच्छा, अगर अकाउंटेबिलिटी की बात हो तो क्या अकाउंटेबिलिटी क्या फौज के लिए भी होती है अकाउंटेबिलिटी? उसका मुझे हर उनका अपना निज़ाम है और वो अपने निज़ाम से वो वर्क करते हैं और वो ज़ाहिर है मेरा वो नहीं है फील्ड, तो मुझे उसकी जो है, मगर ज़ाहिर है उनका अपना एक निज़ाम है और स्ट्रिक्ट निज़ाम है और बेहतर निज़ाम है। आप देखें कि अगर खुदा ना खास्ता उनका कोई ऑफिसर अप टू मार्क नहीं होता तो वो प्रमोट ही नहीं होता और उनका जो कैरियर पाथ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें जुडिशल पे, तो क्या जुडिशली कॉन्स्टिट्यूशन वाइज क्या अकाउंटेबिलिटी इन लोगों की होती है? जी होती है। इनका जुडिशल काउंसिल है और उसमें शिकायत जाती है। अभी भी देखे ना, एक 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, एक को रिमूव किया, एक ने रिज़ाइन किया। अच्छा। तो बिल्कुल होती है अकाउंटेबिलिटी। और अभी जो 26 अमेंडमेंट आई है उसमें तो एवेल्यूएशन के रूल्स, अभी जो लास्ट जुडिशल कमीशन का मीटिंग हुई है उसमें वो रूल्स बना रहे हैं, सबसे फीडबैक ले रहे हैं, इनके परफॉर्मेंस देखी जाएगी और उसके हिसाब से जो है वो उसको और बेहतर कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, क्या एक सुप्रीम कोर्ट ओवरथ्रो कर सकता है प्राइम मिनिस्टर को? वो डिपेंड करता है कि क्या सर्कमस्टांसेस है। ठीक है, सर्कमस्टांसेस। अगर कि वो गैर आईनी काम कर देता है प्राइम मिनिस्टर और ऐसा कर देता है कि जिससे जो है वो आइन जो पैराडाइज हो जाता है, ठीक है, या जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर देता है, या कोई ऐसी एक्टिविटी हो जाती है जो आइन और कानून के मुसादे में, तो ज़ाहिर है डेफिनेटली किया जा सकता है। यानी कि नथिंग इज अबव द लॉ। नो वन इज अबव द लॉ। और अगर लॉ से हटके उसने कोई ऐसा काम किया है तो, और वो क्या सर्कमस्टांसेस है उस पर डिपेंड करता है। ब्लैंकेटली जेनेरिक स्टेटमेंट हम नहीं दे सकते, मगर डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट तो बैठी है एज ए वॉच डॉग अगेंस्ट ऑल इलीगल एक्टिविटीज़। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और इस पे क्या कहेंगे आप? किस तरह से बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि कानून सिर्फ VIP लोगों के लिए है, गरीबों के लिए कोई कानून नहीं होता, बहुत महंगी पड़ती है कानून। ऑब्वियसली टेक्निकली तो महंगा ही पड़ता है, जो भी जस्टिस होना चाहिए वो महंगा ही होता है, इतना आसान नहीं होता, आपको जानना पड़ता है। बट फिर भी कुछ लोग ये बोलते हैं कि नहीं, सिर्फ VIP लोगों के लिए सब चीज़ें आसान होती हैं लेकिन आम आवाम के लिए आसान नहीं होती। इस पर आप क्या टेक है? देखें, आवाम को तो तकलीफ़ होती है ज़ाहिर है डेफिनेटली, चूँकि इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। बिल्कुल ये बात सही है कि अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज होते हैं डेफिनेटली। और मगर ये कि जो आदमी का जो साइज़ होता है उसका प्रॉब्लम भी उतना ही होता है ना। तो अगर आवाम है और अगर उसका कोई मसला है तो साइकिल की चोरी होगी ना, ये तो नहीं होगा उसकी लैंड क्रूज़र किसी ने चुरा ली। तो साइकिल की चोरी के लिए तो फिर उसी के हिसाब से वकील भी अवेलेबल होता है। आपका जो प्रॉब्लम है, जैसे डॉक्टर है, जैसे नज़ला ज़ुकाम अगर हुआ है तो महल्ले में डॉक्टर को आप जाकर 10 रुपए की पर्ची बनवा लेते हैं ना। तो वो जो भी इशू होते हैं लॉ एंड ऑर्डर, मतलब लॉ रिलेटेड किसी भी आवाम का, तो उसका जितना साइज़ होता है उसका प्रॉब्लम उसी साइज़ के हिसाब से होता है। तो उस साइज़ के हिसाब से वो लीगल जो रेमेडी है या लीगल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। जैसे देखें, शलवार कमीज़ का सूट जो है एम्प्रेस मार्केट से 500 रुपये का भी मिलता है, और वही शलवार कमीज़ का कॉटन का सूट जो है फरीद इस्माइल से 10,000 का भी मिलता है।
तो वो डिपेंड ये करता है कि आप कौन से सोशल क्लास से बिलोंग करते हैं, आवाम के किस एरिया से हैं। हर आदमी का जो है वो जो भी प्रॉब्लम या ट्रबल आती है वो उसकी साइज़ के हिसाब से आती है, ठीक है, उसकी रेमेडी अवेलेबल होती है। ठीक है, जैसे मोबाइल फ़ोन है, हर आदमी मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है और सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, मगर डिपेंड ये करता है कि आप कौन सा अफोर्ड कर सकते हैं। 5,000 का भी अवेलेबल है और 5 लाख का भी अवेलेबल है। तो इसी तरह लॉयर्स भी अवेलेबल है, 5,000 के भी लॉयर्स हैं और 5 लाख के भी लॉयर्स अवेलेबल हैं। तो वो डिपेंड ये करता है कि आपका प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है, तो उसी हिसाब से आप फिर उस लॉयर को इंगेज करते हैं। जैसे कि अगर आप का कोई 10,000 की कोई इशू किसी के साथ, तो वो जो लॉयर आएगा वो 2,000 रुपये ही चार्ज करेगा ना, वो अवेलेबल है मार्केट में, ऐसा नहीं है कि लॉयर्स अवेलेबल नहीं है। तो ये जो खुदाई फौजदार होते हैं ना, इस तरह के जो कहते हैं हम सिर्फ बातें करते हैं और जिनका प्रैक्टिकल से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, प्रैक्टिस से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, सिर्फ जो है ना ईरानी और तुरानी बातें करते हैं, आफाकी बातें करते हैं, ये उस तरह की कि जी अवाम वीआईपी ये वो, और वो आदमी सबसे पहले वीआईपी बनना चाहेगा। ठीक है, जब कभी उसको मौका मिलेगा, जब कभी वो राजनीति में आएगा, जब कभी उसको कोई एक्सपोजर मिलेगा, कभी वो एमपी एमएलए बन गया या मिनिस्टर बन गया, और वो हमारे पास है एग्जाम्पल 30-40 साल में अगर आप पलट के देखेंगे तो इस तरह के लोग हैं, ठीक है, जो चप्पलों में आए थे सियासत करने में और आज वो लैंड क्रूजर में घूम। पहले उनकी प्रायोरिटी ये होती है कि जी मैंने वीआईपी बनना है, प्रोटोकॉल, उसको ज़्यादा प्रोटोकॉल चाहिए होगा। मैं भाई सरकारी नौकरी में रहा हूँ, 25 साल नौकरी की है, CSS ऑफिसर हूँ, डॉक्टर था, अब वकील हूँ। आप यकीन करें मुझे कभी मैंने प्रोटोकॉल एयरपोर्ट पर नहीं लिया, ना मैंने अपनी फैमिली के लिए लिया, ठीक है, वो कोई शौक नहीं है। मगर अगर कोई इस तरह का आदमी जो ये सवाल पूछता है या वो उसको कभी मौका मिलता है कि जिसको तकलीफ है वीआईपी कल्चर की, अगर उसको आप मौका देंगे तो सबसे पहले वो वीआईपी ना सिर्फ कल्चर में जाएगा बल्कि जो उन लोग उसके रिश्तेदार पीछे रह गए उनके साथ ज़्यादा बदतमीजी करता है वो। ये मेरा अपना मुशाहिदा है और कराची में तो आपको बहुत एग्जाम्पल्स ऐसे मिलेंगी। 1986 के बाद से आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, ठीक है, कि जो वीआईपी कल्चर के खिलाफ उठे थे और वो ही सबसे ज्यादा वीआईपी कल्चर के बेनिफिशियरी हैं। ठीक है, यानी कि लॉ इज अवेलेबल फॉर एवरीवन। यस, ठीक है, एंड एनी साइज ऑब्वियसली। यस, डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स, द इशू ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ क्विक क्वेश्चंस हैं बहुत नॉलेज बेस के लिए। एक लॉयर क्या होता है और वो क्या करता है? लॉयर एक वकील होता है, जिसको आप वकील कहते हैं, वो होता है और उसके पास लाइसेंस होता है, ठीक है, उसने LLB किया हुआ होता है और वो उसकी रजिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, लोअर कोर्ट्स में होती है, हाई कोर्ट में होती है और सुप्रीम कोर्ट में होती है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है तो फिर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करेगा, हाई कोर्ट का है तो वो लोअर कोर्ट तो करेगा ही करेगा, हाई कोर्ट भी करेगा, और अगर कुछ सुप्रीम कोर्ट का है तो वो तो अल्टीमेट लॉयर है, तो वो फिर सारी कोर्ट्स में जा सकता है, लोअर कोर्ट्स में भी जा सकता है और ट्राइब्यूनल्स में भी जा सकता है, उसमें भी जा सकता है। ठीक है। और एक तो ये वो है एडवोकेट और लॉयर, एक ही दो वर्ड्स की वो है, हेर फेर है। ओके, एक अंग्रेजी का वर्ड है, एक लॉ का वर्ड है, बस एडवोकेट लॉ का वर्ड है। ओके, लॉयर जो है वो जेनेरिक जर्नल जैसे होता है वो है। ठीक है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। जो बैरिस्टर वर्ड यूज होता है, बैरिस्टर जो है वो 3 बार से लंदन में, एक लिंकन्स इन है और एक ये है कि टेम्पल इन है और एक शायद किंग्स इन है। वहाँ पे लोग जो रजिस्टर होते हैं दे आर बैरिस्टर्स। बैरिस्टर वो होते हैं जो अदालत में पेश हो सकते हैं। फिर सॉलिसिटर वो होते हैं जो फाइल वर्क करते हैं और एडवाइस देते हैं। तो ये है। और प्रोसिक्यूटर्स? प्रोसिक्यूटर वो होते हैं जो प्रोसिक्यूशन, जैसे जहाँ पे क्रिमिनल दो होते हैं क्रिमिनल साइड पे, 2 लॉयर्स होते हैं, एक प्रोसिक्यूटर होता है, एक डिफेंडिंग लॉयर होता है। तो जो प्रोसिक्यूशन होता है वो होता है जो उसको प्रोसिक्यूट करवाना चाहता है, वो प्रोसिक्यूशन साइड से होता है। जैसे पुलिस की तरफ से होगा, FIA, NAP की तरफ से होगा, कस्टम इनकम टैक्स की तरफ से होगा, वो प्रोसिक्यूशन, जिसने प्रोसिक्यूशन स्टार्ट की तो वो प्रोसिक्यूटर है। दूसरी तरफ से जो वकील होगा वो डिफेंडिंग साइड का होगा। ओके, डिफेंडेंट लॉयर कहलाते हैं, वो वहां से होगा। ठीक है, ये है। अच्छा, अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का क्या मतलब है? मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है वो? सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, उसके नीचे फिर ये शुरू होता है नीचे से जुडिशियल मजिस्ट्रेट से। ओके, फिर ये जो है आपका सिविल जज होते हैं, फिर सीनियर सिविल जज होते हैं, फिर ये आपके एडिशनल वो होते हैं, आप सेशन जजेस होते हैं, फिर सेशन जज होता है जो डिस्ट्रिक्ट को हेड करता है। फिर सेशन जज में से कुछ लोग प्रमोट होकर हाई कोर्ट चले जाते हैं। ठीक है, और फिर हाई कोर्ट के बाद कौन सा? हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट है।
हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट में मतलब हाई कोर्ट में 10 साल की प्रैक्टिस आपको चाहिए। ओके। और एज पहले 45 साल थी मिनिमम, 45 से 62, 45 में आपकी इंडक्शन होगी, 62 में आपकी रिटायरमेंट हो जाएगी। इस 26वीं आईनी तरमीम में अब इसको 40 ईयर्स कर दिया। अच्छा। 10 ईयर्स की आपकी हाई कोर्ट की प्रैक्टिस हो और सर्टन रिपोर्टेड जजमेंट्स हो कि भाई ये आपकी परफॉर्मेंस रही है, गुड कैरेक्टर हो, गुड स्टैंडिंग हो और एक ख़ास किस्म की आपकी नीश क्रिएट हुई भी हो, तो फिर वो रिकमेंड होते हैं और उसके बाद वो डिस्कशन होता है, देखा जाता है और फिर वो कंसेंसस से उनको जो है वो एलिवेट कर दिया जाता है। हाई कोर्ट में जो लॉयर्स की स्ट्रीम से आ रहे हैं और कुछ लोग जो सेशन जज होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट जज के हेड होते हैं, वो प्रमोट होकर आते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर मतलब जैसे अगर कोई भी ऑर्डर हो तो वो ऑर्डर का क्या मतलब होता है? ऑर्डर तो वो जो ऑर्डर इज एन ऑर्डर, कि ऑर्डर कर दिया उसको, तो ये तो मतलब, और ये तो फिर इसका तो फिर बहुत ज़्यादा कॉनोटेशंस होते हैं ना। ऑर्डर है, जजमेंट है जी, ऑर्डिनेंस है, एक्ट है। ऑर्डर का तो देखिए, जुडिशियल ऑर्डर है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, क्या है ये? तो ये तो जुडिशियल ऑर्डर तो ये होता है कि आपने एक जो प्लेंट की और उसमें वो ऑर्डर उन्होंने कर दिया। ठीक है, ठीक है, इस तरह से है। ठीक है। ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस तो वो होता है कि अगर सेशन नहीं है, ठीक है, अगर सेशन असेंबली ने एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास करना होता है, एक लॉ पास करना होता है। ओके। तो अगर वो सेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, इमीडिएट एक्शन लेना है, तो फिर वो प्रेसिडेंट जो है अपने इख्तियारात को यूज़ करके आर्टिकल 98 के तहत ऑर्डिनेंस देता है, जिसकी लाइफ होती है 6 मंथ्स और वो एक्सटेंड हो जाता है दोबारा 6 मंथ्स के लिए। ठीक है। और अगर वो असेंबली में ने उसको टेबल करके पास नहीं किया तो वो फिर उस टाइम पीरियड के बाद लैप्स हो जाता है। ओके। एक्सपायर हो जाता है। ठीक है। और बिल ऑर्डिनेंस जो होता है, बिल तो ये होता है, ये जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होता है ना, जो आप टेबल करते हैं, बिल उसको कहते हैं। ठीक है। और एक्ट क्या होता है? जब वो पास हो जाता है असेंबली से और वो प्रेसिडेंट साइन कर देता है उसको, असेंबली एंड सेनेट से पास होने के बाद कुछ जो है बिल वो सिर्फ सेनेट में मतलब नेशनल असेंबली से ओरिजिनेट होते हैं, कुछ में दोनों की अप्रूवल चाहिए होती है, फिर वो जाता है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट उसको जब जैसे साइन करता है वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है। ठीक है। बिल तो ये है कि आपने एक जैसे फाइनेंस बिल अभी इन्होंने दिया है जी 6-7 तारीख को, वो बिल है, इस वक्त डिस्कशन हो रही है, ये हो रहा है उसमें, और जब वो पास हो जाएगा असेंबली से और सेनेट से और प्रेसिडेंट उसको साइन कर देगा तो वो फिर फाइनेंस एक्ट बन जाएगा 2025-26। ठीक है। बिल तो एक रेजोल्यूशन होती है, रेजोल्यूशन के बाद बिल है, बिल के बाद फिर एक्ट है, और इन सारी चीज़ों को बाईपास करके कोई चीज़ आप बना दे 3 महीने 6 महीने के लिए, उसको ऑर्डिनेंस कहते हैं। ठीक है। अच्छा, जाते जाते एक थोड़ा सा रैपिड फायर है क्योंकि आपका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी रहा है, तो क्या अभी करंट जो मौजूदा मेयर हैं आप उनसे सेटिस्फाइड हैं? मैं तो देखता ही नहीं उनकी, ना फॉलो करता हूँ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो क्या सर्व कर रहे हैं, कौन सी रोड बना रहे हैं। मैं तो ना उनको फॉलो करता हूँ और ना मेरे पास टाइम है देखने का कि वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आई डोंट नो कि वो अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं। मतलब शहर की हालात जैसी है, आप फेडरल एरिया जाओ तो कचरे के ढेर पड़े हुए होते हैं, रोडें टूटी हुई हैं, गड्ढे बने हुए हैं, पानी पड़ा हुआ होता है, पानी मतलब गार्डन सारे बंजर पड़े हुए हैं, तो वो देख के तो फिर लगता है कि वो काम नहीं हो रहा। मगर आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि वो क्या काम कर रहे हैं, हो सकता है अच्छा काम कर रहे हैं, हो सकता है कि काम ना कर रहे हो, मगर आई हैव नो कमेंट्स ऑन दिस। ठीक है। अच्छा, तहरीक इंसाफ में से भी आप थोड़े से मुंसलिक रहे थे, तो उन लोगों को क्या आप एडवाइस देंगे? उनको बोलेंगे कि थोड़ा सा रियलिस्टिक हो जाए और समझे बात को कि एंटी पाकिस्तान या एंटी स्टेट या इस तरह का जो हर वक्त जो है ना कि का जो पागलपन है, एजिटेशन और वो करना, वो मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई वो जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और स्टेबिलिटी को आने दें। 2014 से जो इनस्टेबल इन्होंने हालात को कर दिया है पूरे सियासत को, तो उस इनस्टेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल हुआ है। और जो इनके 4 साल थे या 3 साल थे जब ये गवर्नमेंट में थे, तो जनरल यह के बाद जो वर्स्ट परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है वो पीटीआई की थी इमरान खान के साथ। अच्छा जी, तो वो जाके देखें ना, रियलिटी देखें। जो आप डिफ़ॉल्ट की तरफ गए हैं, आपका जो इकोनॉमी डूबी है, और जो सो कॉल्ड इतना पढ़ा लिखा
असद उमर, जिसको मेरे हिसाब से तो फाइनेंस का ABC नहीं आता, तो उस शख्स ने तो आपकी मईशत को डबो दिया। जो इनके पास बुकरात सुकरात थे वो सूडो बुकरात हैं, कुछ भी नहीं जानते, फारिग लोग हैं। तो उस वजह से उनके पास तो कोई रोड मैप ही नहीं था एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। जीरो रोड मैप। जो आपके सामने 4 साल में क्या किया आप देख लें। हाँ, ना ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने प्रमोट किया, ना कोई कायदा कानून लेकर आए, कुछ भी नहीं किया, सिवाय हा 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 हा, बस ये हा 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 वाली गवर्नमेंट थी। यही आता है उनको करना, एजिटेशन करना और प्रोटेस्ट करना, इसमें उनकी एक्सपर्टीज है। बट दैट्स इट। ठीक है। और MQM को क्या आप एडवाइस देंगे एज ऑफ राइट नाउ? MQM को एडवाइस ये दूंगा कि ये मिलजुल के चलें, ठीक है, और ये जो है एक दूसरे को स्पेस दें और इस शहर के लिए सोचें, अपने आप को मजबूत करें, क्योंकि महाजरों का कोई वाली वारिस है नहीं, MQM ही उसकी वाली वारिस है। तो ये जो है पराए लोग आके हमारे मैंडेट को चोरी करें, इससे बेहतर ये कि ये दोबारा से मजबूत हो जाए और प्यार मोहब्बत से जो है ना एक वो करें, उल्टे सीधे जो है ना एक दूसरे के ऊपर वीलॉग्स और वो ना लगवाएं। वो गैर मुनासिब बात है कि किसी की इतनी ज़्यादा पगड़ी नहीं उछालनी चाहिए किसी की भी, कि जो कि आप चिढ़ने लगें। ऐसा नहीं होता, जो चीज़ गलत है वो गलत है, प्यार मोहब्बत के साथ रहें। मेरा इनको ये है कि यूनिटी एंड यूनिटी। ठीक है। और जाते जाते आर यू सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ, शहबाज शरीफ साहब? जी, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि अभी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इन लोगों की। मईशत को ही आप देख लें कि कहाँ माइनस में इनको मिली थी और कहाँ ये 2.6 पे लिया है, और काफ़ी जो है आपका करंट अकाउंट डेफिसिट ख़त्म हो गया, आपका फिजिकल अकाउंट भी नैरो हो गया। तो गवर्नमेंट इज परफॉर्मिंग वेरी गुड। गवर्नमेंट से आप सेटिस्फाइड है मतलब? यस, फेडरल गवर्नमेंट से तो बहुत ज़्यादा। इस वक्त क्या आपको लग रहा है पाकिस्तान आगे जा रहा है? जी बिल्कुल जा रहा है। और 2030 में पाकिस्तान को कहाँ देख रहे हैं? 2030 को पाकिस्तान को बहुत आगे देख रहे हैं, बहुत बेहतर देख रहे हैं। Okay. ख़ास तौर पे SIFC और ख़ास तौर पे जनरल आसिम मुनीर की जो परफॉर्मेंस है, उसकी वजह से पाकिस्तान जो है रिहेबिलिटेशन मोड से निकल के रिकवरी मोड में आ गया, और रिकवरी से इंशाल्लाह ताला ये प्रोस्पेरिटी की तरफ जाएगा, और प्रोस्पेरिटी के बाद जो है ये बिल्कुल स्काई रॉकेट होगा। पाकिस्तान की जो यूथ बल्ज है, जो हमारे पास एसेट है 65% नौजवानों की, वो नौजवान जो है दे आर गोइंग टू प्ले वंडर फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ दिस कंट्री। वो हमारा एक एसेट है, और इंशाल्लाह ताला सही डायरेक्शन के साथ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ, मिलिट्री सिविलियन फोर्सेस एक ही पेज पे होने के साथ, ये जो डेस्टिनी है वो बहुत ब्राइट है, और आने वाला वक्त पाकिस्तान का है इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ होता है वक्त, वो आपने हमें दिया, हमारी ऑडियंस को दिया, अपने क्लाइंट्स को दे रहे होते हैं। आप इलेक्शन भी लड़ रहे थे आप, और इंशाल्लाह मतलब आप जितना भी कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी से हद तक आप कोशिश कर रहे होते हैं। और मैं तो समझता हूँ कि आपने एक ही लाइफ के अंदर काफ़ी सारी लाइफ जो है वो जी ली हैं। इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, एडवोकेट हो गए, अपना CSS करके आपने गवर्नमेंट भी किया था, उसके बाद आपने इंजीनियरिंग भी की थी, डॉक्टरेट तो बिल्कुल भी की थी आपने, तो MBBS भी किया था। तो तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, मोस्ट वेलकम। तो ये था आज का हमारा एपिसोड डॉक्टर शहाब इमाम साहब के साथ। नाज़रीन, आज सीखने को ये है कि लॉ इज़ फॉर एवरीवन, यानी कि अगर आपका कोई छोटा प्रॉब्लम है या कोई बड़ा प्रॉब्लम है, तो उस हिसाब से आपको लॉयर मिल सकता है, जो लॉयर आपके लिए फ़ाइट करेगा कोर्ट के अंदर। पहली बात। दूसरी बात ये भी सीखने को है कि जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो जजेस को भी होती है, यानी कि जजेस भी अकाउंटेबिलिटी के ज़ुमरे में आते हैं। ये भी सीखने को मिला है कि जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, जो ये लोग बोल रहे होते हैं कि जिससे VIP वालों को जो है वो कानून उनको मिल जाता है और वो फ्री हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। जो गरीब तबका है, जो छोटा तबका है, उनको भी जो है वो कानून मिलता है, लॉ मिलता है, फ्रीडम मिलता है, जस्टिस मिलता है। आपने क्या सीखा, आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। इसी के साथ मिलते हैं अगले YouTube और TikTok की वीडियो में, Facebook और Instagram की पोस्ट में, ट्विटर यानी X ट्वीट्स, Pinterest की पिन्स, LinkedIn की एक्टिविटीज़ और WhatsApp की अपडेट्स में। इसी के साथ हसन अंसारी साइनिंग ऑफ।